नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में सदा आगे की ओर बढ़ते रहें। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ गए हैं, स्वाति जी, बच्चन जी, पप्पन पाल जी, वंदना जी, रजनी जी, जितने भी मेरे साथी, मेरे भाई बहन जुड़ गए हैं, आप सभी साथियों का, सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस कक्षा में। चलिए दोस्त, बिना एक भी मिनट का समय गंवाए हुए हम आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और इस प्रैक्टिस श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने आया है। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी जी की नहीं है? कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी जी की नहीं है? चलिए देखो बेटा, अगर हम राम नरेश त्रिपाठी जी की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि छायावाद के समानांतर ही एक काव्य धारा चल रही थी, जिसको कि हम जो है राष्ट्रभक्ति से रिलेटेड काव्य धारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, उस काव्य धारा में हम राम नरेश त्रिपाठी जी की गणना करते हैं। और राम नरेश त्रिपाठी जी, मुझे इस बात पर काफ़ी फ़क्र भी है कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर उनका जन्म स्थान है, कोयरीपुर जो है, तो हमारे ही ज़िले के थे राम नरेश त्रिपाठी जी। और राम नरेश त्रिपाठी जी की अगर हम बात करें बेटा, तो जन्म इनका जो हुआ था, जन्म इनका राम नरेश त्रिपाठी जी का जो हुआ था, जन्म ये हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था, कोयरीपुर। कोयरीपुर बेटा तब जौनपुर जिले में लगता था, कोयरीपुर ना। तब ये जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय कोयरीपुर जो था वो जौनपुर जिले में लगता था। अब कोयरीपुर सुल्तानपुर जिले का ही अंग है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मृत्यु इनकी जो हुई थी वो 1962 में हुई थी। मृत्यु इनकी 1962 में हुई थी। और आज सुल्तानपुर में राम नरेश त्रिपाठी जी के नाम पर एक राम नरेश त्रिपाठी सभागार, काफी बड़ा सभागार है। और अगर हम इनके रचना की बात करें बेटा, तो मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न और मानसी। ठीक है, मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी, इन्होंने जो है ये चार रचनाएं की। तो मिलन, पथिक, स्वप्न, ये हो गया, विरह इनकी रचना नहीं है। ठीक है। अच्छा, इनमें भी एक बात आप ध्यान रखना बेटा कि मिलन, पथिक और स्वप्न जो हैं, ये तीनों काल जो है खंड काव्य है। बल्कि हम इन तीनों को काल्पनिक खंड काव्य कह सकते हैं। ठीक है बाबू, एक एक चीज का काल्पनिक खंड काव्य, थोड़ा सा आज पढ़ाने के लिए, क्योंकि बताएंगे अभी। और मानसी जो है ये मुक्तक है, या बल्कि आप ये कहिए फुटकल रचनाओं का संग्रह है। मानसी क्या है बेटा? ये मानसी फुटकल रचनाओं, मानसी जो है फुटकल रचनाओं का संग्रह है। मानसी जो है ये फुटकल रचनाओं का संग्रह है। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया सब कुछ, सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज और, एक चीज इनमें एक बात और खास ध्यान में आ गई मुझे, अब वो मैं आपको बताऊंगा, जो है कि इनका एक काव्य जो है बहुत चर्चित रहा है बेटा, कविता कौमुदी। यहां से दो प्रश्न बनते हैं कि कविता कौमुदी कितने भाग में है ना? कविता कौमुदी कितने भाग में है? तो ये 8 भाग में है। और इसमें अलग अलग भाषाओं की
कविताओं का संग्रह किया गया है। इसी कविता कौमुदी का एक भाग है जिसका नाम है ग्राम्य गीत। क्या नाम है? ग्राम्य गीत। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राम नरेश त्रिपाठी जी की, क्योंकि आज हमारे जीवन से जिस तरह से गीत गायब हो रहे हैं, स्पेशली जो हमारे ग्राम्य गीत हैं, सोहर, लचारी, ना कजरी, और धान की रुपाई के गीत, कटाई के गीत, निराई के गीत, तो इस तरह से तो इन्होंने ग्राम्य गीत में गांव के गीतों का संग्रह किया है, संकलन किया है। ठीक है बाबू, चल अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। भविष्यतक कहा के रचनाकार कौन हैं? भविष्यतक कहा जोइंदु, सरहपा, नेमिनाथ, धनपाल। ठीक है, देखो बेटा, अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें, बड़े आराम से आप यहां बता सकते हैं। देखिए, जोइंदु जो हैं, इन्होंने दो रचनाएं लिखी हैं बेटा। एक तो परमात्मा प्रकाश है। क्या है बेटा? एक है परमात्मा प्रकाश और दूसरा है योग सार। परमात्मा प्रकाश है और योग सार है। ठीक है, तो ये दो रचनाएं लिखी हैं जोइंदु ने, तो जोइंदु की है नहीं। अच्छा, सरहपा। सरहपा आप लोग जानते हैं कि दोहा कोश सरहपा की रचनाओं का संग्रह है, जो कि फुटकल दोहों का संग्रह है। ठीक है, नेमिनाथ, नेमिनाथ नाथ संप्रदाय में थे। धनपाल जो हैं बेटा, इन्होंने भविष्यतक कहा लिखी है। देखिए, एक बात याद रखना बेटा, कहा शब्द जहां भी आ जाएगा वो समझ लेना है आप कि कथा है। कहा का मतलब क्या है? कथा। ठीक है, कहा का मतलब क्या है? कथा है। तो धनपाल जो हैं बेटा, इन्होंने ही भविष्यतक कहा या भविष्यतक कथा की रचना की है। अच्छा, एक बात और, एक छोटी सी बात जो है, ये नेमिना धनपाल जो थे बेटा, ये राजा मुंज के दरबारी कवि थे। किसके? राजा मुंज के दरबारी कवि थे, और मुंज ने इनको सरस्वती की उपाधि दी थी। क्या दी थी बेटा? सरस्वती की उपाधि दी थी। मुंज ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कह रहे हैं कि कितने पाकिस्तान के, मैं आपके कमेंट भी लूंगा, परेशान ना हो बेटा। ठीक है, पर आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्य रखें। चलिए, कह रहे हैं कि कितने पाकिस्तान कितने पाकिस्तान। चलिए, अच्छा, मैं आपसे एक बात और भी जानना चाहूंगा कि कमलेश्वर कितने पाकिस्तान पर किसको कौन सा, कब उनको पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, चलिए ये भी बताइएगा सभी लोग जल्दी जल्दी, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, देखिए, कमलेश्वर आप सभी लोग जानते हैं, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है, और कितने पाकिस्तान पर कमलेश्वर जी को साहित्य अकादमी मिला है 2003 का। साहित्य अकादमी, एक बार यस करेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कमलेश्वर जो हैं बेटा, ये एक कहानीकार के रूप में भी काफी चर्चित रहे हैं। ठीक है, कमलेश्वर एक कहानीकार के रूप में भी काफी चर्चित रहे हैं।
और इनका जो है दो जगह, पहली बात तो याद रखना, कमलेश्वर जो हैं ये नई कहानी आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं ना। नई कहानी आंदोलन, कमलेश्वर जो हैं बेटा नई कहानी आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, और इसके साथ ही साथ इन्होंने समानांतर कहानी का भी वो किया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है इनकी कहानी में जो है राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया, ठीक है बेटा, कस्बे का आदमी, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बहुत चर्चित रहा है बेटा, वेश्या जीवन पर है ये, मांस का दरिया ना, वेश्या जीवन पर है, नोट कर लेना इसको, और बहुत चर्चित कहानी, पूछा भी जाता है। ठीक है, बयान, बयान, आजादी मुबारक, आजादी मुबारक, जॉर्ज पंचम की नाक, ये रचना भी बहुत चर्चित रही है, जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये सारी इनकी कहानियां हैं कमलेश्वर की, और कमलेश्वर के उपन्यास जो हैं बेटा, इनके उपन्यासों में से ही यहां जो है ये रहा है, चलिए तो इनके उपन्यासों में आप लोग जानते हैं, एक सड़क 57 गलियां काफी चर्चित रहा है, कितने पाकिस्तान काफी चर्चित रहा है, और इसके अलावा लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, तीसरा आदमी, ये सब इनके चर्चित रहे हैं। ठीक है बाबू, नहीं बाबू थोड़ा सा बताएंगे। तो चलिए, सर्ग के लिए समय का प्रयोग किस रचना में किया गया है? सर्ग के लिए समय, देखो अब आप इसे चाहे सर्ग कहो ना, इसे बेटा आप चाहे सर्ग कहो, चाहे इसे पाठ कहो, अध्याय कहो, चाहे इसे चैप्टर कहो ना, अंग्रेजी में चाहे इसे चैप्टर कहो, पाठ कहो, अध्याय कहो, इसमें जो है तो कह रहे हैं किसमें इसके लिए समय का प्रयोग किया गया। पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं सभी लोग। पृथ्वीराज रासो जो है बेटा, इसमें सर्ग, पाठ, चैप्टर, अध्याय जो भी आप कहें, उसके स्थान पर समय शब्द का प्रयोग किया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें 69 समय है ना, कितने समय है बेटा? 69 समय है, 69 समय है। ठीक है, और कामायनी जो है, कामायनी में सर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो है आप सभी लोग जानते हैं कि 15 सर्ग हैं। रामचरितमानस में कांड शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो है 7 कांड हैं। पद्मावत जो है, इसमें जो है खंड शब्द का प्रयोग किया गया है, नागमती, वियोग खंड आदि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। मधुमालती का समय काल है, मधुमालती, देखो बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि मधुमालती जो है इसकी रचना किसने की है बेटा? मंझन ने की है ना, मंझन ने की है, मंझन की मधुमालती। चलो 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, तो कह रहे हैं कि जो मधुमालती है इसका मधुमालती का समय क्या है? ठीक है,
11वीं, 14वीं, 16वीं, 15वीं सोच समझकर उत्तर देना, क्योंकि शताब्दी में अक्सर आप कोई भी बच्चा फंस जाता है। देखिए, अगर हम एक्यूरेट समय की बात करें बेटा, तो इसका जो एक्यूरेट समय माना जाता है मधुमालती का, सर को मत यार, वो माना जाता है मधुमालती का जो एक्यूरेट समय माना जाता है वो माना जाता है 1545 ईस्वी। ठीक है बाबू। अब आप एक बात जानते हैं कि हमेशा जो शताब्दी होती है, ठीक है, वो हमेशा ईस्वी से 100 साल ज्यादा। तो कहने का मतलब 1545 अगर कोई है तो वो 16वीं शताब्दी में काउंट की जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं जैसे हम वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हमेशा 100 साल ज्यादा। तो इसलिए 1545 मतलब कि 16वीं शताब्दी। ठीक है। अच्छा, और आप लोग इसमें अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो मधुमालती है, इसमें मनोहर और मधुमालती, नायक कौन है बेटा इसका? नायक है मनोहर, नायिका है मधुमालती। ठीक है बाबू। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि मनोहर और मधुमालती, भाषा है अवधी। ठीक है बेटा। चल अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। कह रहे हैं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? शंकराचार्य, राघवानंद, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। देखो बेटे, आप लोग जानते हैं कि शंकराचार्य जो हैं, इन्होंने अद्वैतवाद चलाया था ना, अद्वैतवाद चलाया था। और जो है इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। राघवानंद जो है, ये रामानंद, उसी रामानंद जी की परंपरा में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, रामानुजाचार्य, अब हम बता दे रहे हैं, मध्वाचार्य जो हैं, इन्होंने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया। किसका प्रवर्तन किया बेटा? द्वैतवाद का प्रवर्तन। इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि परमात्मा समुद्र है और आत्मा एक बूंद मात्र है। कहने का मतलब है कि परमात्मा जो है अंशी है और आत्मा उसका एक अंश है। तो बूंद कभी भी समुद्र नहीं हो सकती। हां, बूंद प्रयास करके समुद्र में मिल सकती है। तो इसलिए आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, लेकिन आत्मा परमात्मा हो नहीं सकती। रामानुजाचार्य जो हैं बेटा, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद चलाया। क्या चलाया? विशिष्टाद्वैतवाद। देखो बेटा, इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा एक है, विशिष्ट अद्वैत। इन्होंने कहा अद्वैत तो है पर विशिष्ट प्रकार का अद्वैत है। किससे विशिष्ट प्रकार का है? इन्होंने कहा कि ये जो आत्मा है वो माया मोह में फंस जाती है, और जब माया मोह में फंस जाती है तो परमात्मा से दूर हो जाती है, और जब परमात्मा से दूर हो जाती है तो फिर वो अलग हो जाते हैं, अद्वैत हो, उनको में द्वैत हो जाता है। लेकिन जब वही मतलब परमात्मा से मिलन हो जाता है माया मोह त्याग करके, तो अद्वैत है, इसलिए विशिष्टाद्वैत। और इन्हीं रामानुजाचार्य जी ने बेटा श्री संप्रदाय, बिल्कुल सही उत्तर सब लोगों ने दिया है, बहुत सरल क्वेश्चन भी है, श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसमें विष्णु जी की उपासना होती थी ना। जिसमें क्या होती थी बेटा? विष्णु जी की उपासना होती थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। बाल मुकुंद गुप्त की रचना कौन सी है? प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, शिव शंभू के चिट्ठे, प्रेम पचीसा। देखो बेटा, अब अगर हम बाल मुकुंद गुप्त जी की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जो विशेष रूप से गद्य के लिए फेमस है ना? और द्विवेदी युग में गद्य के लिए सबसे ज्यादा चर्चित हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे हैं। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त जी जो हैं, इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे हैं। यहाँ जो शिव शंभू हैं वो एक काल्पनिक पात्र हैं ना। यहाँ जो शिव शंभू हैं वो क्या हैं? एक काल्पनिक पात्र।
क्योंकि शिव शंभू आप वैसे भी देखें तो शिव जी का नाम है। और ये आदमी क्या करता है कि जो भी मतलब शिव शंभू का इन्होंने नाम लिया, वो भांग के नशे में, मतलब भांग खाने के शौकीन हैं और भांग के नशे में बिल्कुल फिट होकर के, और जितने भी इन्होंने चिट्ठे लिखे थे बेटा, ये सारे चिट्ठे किसको संबोधित थे? लॉर्ड कर्जन को। किसको संबोधित थे? ये सारे चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित थे। और लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां देश विरुद्ध थी, भारत के विरुद्ध थी, उन्हीं नीतियों के विरोध में ये चिट्ठे लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्न रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से उचित क्रम क्या है? मैं अब कह दूंगा, आगे से इसे हटा देंगे, ये देखने में दिक्कत कर रहा है। निम्न रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से उचित क्रम क्या है? साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, लोकायतन। चलो जल्दी जल्दी बताना बेटा। साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, लोकायतन। चलो फटाफट आप लोग बताते रहेंगे। देखो बेटा, साकेत आप सभी लोग जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, उनकी सबसे चर्चित रचना रही है साकेत। और बिल्कुल साकेत जो है सबसे चर्चित रचना रही है। और आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि साकेत का जो समय है वो है 1931 ईस्वी। कामायनी कब आई थी? 1936 में। अब बात रह गई कुरुक्षेत्र की। चलो जल्दी जल्दी सभी लोग जल्दी जल्दी जो है सभी लोग बताएंगे। कुरुक्षेत्र जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है बेटा, ठीक है। कुरुक्षेत्र जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और अगर हम देखें, बहुत बढ़िया आप लोग बता रहे हैं बेटा, बिल्कुल 1946 1946 ईस्वी में कुरुक्षेत्र। और लोकायतन जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है ना। लोकायतन की अगर हम बात करें बेटा, तो लोकायतन जो है पंत जी की रचना है। और इसमें भी आप लोग अच्छी तरीके से ये जान गए होंगे कि हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम समय के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो 1964 ईस्वी की रचना है लोकायतन। खैर वैसे भी अगर हम ध्यान दें तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ये द्विवेदी युग के हैं। कामायनी प्रसाद की है, छायावाद युग के हैं। दिनकर, हाँ ये दोनों में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते थे, पर आपको एक बात पता है कि जो कुरुक्षेत्र है वो विश्व युद्ध के बाद लिखी गई है, तो सीधी सी बात है कि इससे बाद की ही होगी। और पंत जी तो छायावाद में बहुत नीचे आ जाते हैं ना, लोकायतन में काफी नीचे। तो इस तरीके से तो हमारी जो उचित क्रम क्या है, तो ये बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, यही इसका सही क्रम भी। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से असंगत होगा, मतलब जो असंगत युग्म है। सूरदास का साहित्य, सूरदास साहित्य लहरी ब्रजभाषा, नील देवी भारतेंदु नाटक भूषण, रस श्रृंगार अवधि, जगन्नाथ दास रत्नाकर यमुना लहरी ब्रजभाषा। ठीक है, चलो इसमें कौन सा, देखो सूरदास जी की रचना है ये, यहां से थोड़ा सा टाइपिंग में इन्होंने गलती कर दिया है। सूरदास ने साहित्य लहरी लिखा है, ब्रजभाषा में लिखा है, बिल्कुल सही है। नील देवी भारतेंदु जी का है, नाटक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अब बात आ गई भूषण की ना, बात आ गई जो है यहां कवि भूषण जी की। तो ध्यान रखना बेटा कि भूषण, पहली बात तो अवधि भाषा जो इन्होंने दिया है ना, इन्होंने यहां जो अवधि भाषा दिया है, इससे भी आप थोड़ा सा एक गेस लगा सकते हैं कि भाई भूषण जो थे वो अलग लिखने वाले व्यक्ति थे। और इसके साथ ही साथ जो है बेटा, अगर हम देखें, ठीक है, तो हाँ यमुना लहरी, ठीक, चलिए यमुना लहरी इन्होंने नहीं लिखा था ना। आप जानते हैं
कि यमुना लहरी जो है इन्होंने नहीं लिखा था। चलिए, यमुना लहरी की अगर हम बात करें तो याद आ गया होगा आपको बेटा, यमुना लहरी जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना नहीं है, बल्कि यमुना लहरी, और मैंने देखा कई साथियों ने सही उत्तर भी दिया, ये ग्वाल की रचना है। ग्वाल रीतिकाल के कवि हैं। तो भूषण, श्रृंगार रस, अवधि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीर के साथ श्रृंगार लिखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यमुना लहरी जो है बेटा ये ग्वाल की रचना है। ये रचना जो है आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। अगर हम रत्नाकर जी की बात करें तो रत्नाकर जी ने गंगा लहरी तो लिखा है बेटा, ना, गंगा लहरी, ठीक है। इन्होंने जो है बेटा, चलो, अच्छा, ओ हो, देखो यार, दिमाग दूसरी तरफ चला गया है। चलो, इनकी रचना है श्रृंगार लहरी, और गंगा लहरी भी बता देता हूं, मैंने यद्यप आपको कई बार ये बात बताई थी ना। गंगा लहरी की अगर हम बात करें तो गंगा लहरी जो है ये पद्माकर की रचना है। किसकी रचना है बेटा? पद्माकर। और मैंने आपको याद होगा कई बार ये बात बताई थी कि अंतिम समय में पद्माकर जी को कुष्ठ रोग हो गया था। वो कानपुर में यमुना तट पर रहते थे, और वहीं से उन्होंने गंगा लहरी की रचना। छायावाद की, छायावादी नहीं बेटा, छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है? भावातिरेक, अतिशय यथार्थता, सौंदर्यानुभूति, कल्पनाशीलता। जल्दी बताना। जो है छायावाद की, वैसे मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों ने इसका उत्तर ढूंढ जरूर लिया होगा, क्योंकि उत्तर जो इसका है बेटा वो एकदम स्पष्ट मुझे दिख रहा है ना। बिल्कुल अतिशय यथार्थता। देखो, जहां कल्पनाशीलता होगी वहां अतिशय यथार्थता हो ही नहीं पाएगी। और आप जानते हैं कि छायावाद जो है इसे रहस्यवाद के नाम से भी जाना जाता है, और जहां रहस्यवाद होगा वहां कल्पनाशीलता होगी। ठीक है, तो बस आज की कक्षा यहीं तक, इस कक्षा को यहीं रोकते हैं। दरअसल बेटा मैंने इसीलिए ना बहुत ज़्यादा कमेंट लिया, तमाम साथी लिख रहे थे रिकॉर्ड है, ये है वो है, मैं देखा भी, पर चूंकि मुझे जो है थोड़ा सा आज बहुत अनिवार्य कार्य है, तो इसलिए जो है हम यहीं तक इसको रोकते हैं। पर हमने जितने प्रश्न लिए उसे अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल फिर 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाई बहनों को, आप सभी साथियों को हृदय से आभार। जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।